बारे में ही है। हमारे दैनिक जीवन में हम अपने आसपास इन रोगों से ग्रस्त होते हुए कई व्यक्तियों को, बच्चों को देखते हैं। तो वैसे सामान्य जानकारी भी आपको होना चाहिए। अब सबसे पहला ही क्या है? श्वास रोग, एस्फाक्सिया। इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो श्वसन सतह है उसको पर्याप्त ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो शरीर की कोशिकाओं तक, अंदर ब्रोंक्यूल्स तक, वायु कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो आगे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं और अंगों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो यही क्या कहलाता है? श्वास अवरोध या एस्फाक्सिया। इसके बाद अगला देखो आप, खांसना। और दूसरा में क्या लिखा है इसी के साइड में? छींकना। इसको लगा दो, छींकना। अब खांसते हम कैसे हैं? मुंह से, और छींकते हैं हम नाक से। दोनों ही एक प्रतिवर्ती क्रिया है। श्वसन के उद्दीपन में होने वाली और हमारे लिए लाभदायक प्रक्रिया है। कैसे? अब देखो, मैं दोनों एक साथ बता रही हूँ। यदि नाक के द्वारा हमारे शरीर में कोई बाहरी पदार्थ पहुंचा, तो हम उसको नाक के द्वारा बाहर निकालते हैं, और क्या होती है? एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है छींकने की। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो खांसते और छींकते समय उसकी आवाज़ नहीं होती होगी। होती है, क्योंकि वो बाहरी पदार्थ उस विशेष आवाज़ के साथ ही शरीर से बाहर निकलता है। अब यदि कोई बाहरी पदार्थ हमारे मुंह के द्वारा अंदर चला गया, श्वसन मार्ग में जाएगा, दोनों ही कंडीशन में कहाँ पर? श्वसन मार्ग से। नाक से गया तो उसको छींक कर बाहर निकालेंगे, और मुंह से गया तो हम उसको खांसी की आवाज़ के साथ बाहर निकालेंगे। ये है। और वैसे भी बाहरी पदार्थ एंटीजन होता है, और जैसे ही ये बाहरी पदार्थ पहुंचा, हमारा प्रतिरक्षी तंत्र सक्रिय हो जाता है, उद्दीपन आता है, और ये प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हैं। अब हमारा जो, एक मिनट, खांसी आने से पहले हम क्या करते हैं? सोचो, खांसने या छींकने से पहले हम मुंह से सांस लेते हैं, और छींकने से पहले हम नाक से लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होगी सबसे पहले। तो खांसने या छींकने से पहले हम सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेंगे खांसते समय, और छींकते समय हम नाक से सांस लेंगे। अब नोटिस करना, अभी तक नहीं करा हो तो। अब हमने श्वास छोड़ने की प्रोसेस में देखी थी, कौन सी पेशियां भाग लेती हैं? इंस्पायरेशन में तो बाह्य अंतरावर्षुक पेशियां भाग लेती हैं, लेकिन सांस छोड़ते समय अंतरावर्षुक पेशियां भाग लेती हैं। याद करो, अंतरावर्षुक पेशियां संकुचित होगी, इसके कारण स्टर्नम और बसलियां पीछे की ओर आते हैं। इसके कारण वक्षी गुहा का आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और वायु दाब बढ़ जाता है। इसके कारण हम अपने आप क्या करते हैं? सांस छोड़ देते हैं। अब खांसना और छींकना आने वाला हो, उससे पहले हम खुद क्या करते हैं? ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर ले ली है हमने, तो वायु दाब तो वैसे ही बढ़ा लिया। और अब प्रतिवर्ती क्रिया है, जैसे ही उद्दीपन आएगा, अपने आप क्या होगा? जो बाहरी पदार्थ है हम उसको यदि मुंह से निकालेंगे, तो वो मुंह से खांसने की आवाज़ के साथ बाहर निकल जाएगा, और नाक से निकालेंगे तो छींकने की आवाज़ के साथ निकल जाएगा। अंतरावर्षुक पेशियां संकुचित हुई, इसके कारण अब अंदर ऑलरेडी CO2 तो थी, और हमने तो और मुंह से और नाक से सांस ले ली, तो अंदर वायु दाब क्या होगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो बाहरी पदार्थ हमारे कंठ से, स्वर कोश से टकराते हुए बाहर निकलेगा। इसके कारण विशेष प्रकार की आवाज़ आती है कि नहीं? तो वो जो बाहरी पदार्थ हमारे कंठ से, स्वर कोश से टकराते हुए बाहर निकल रहा है, तो इसको कहा हमने खांसना, और यदि वो नाक से बाहर निकल रहा है तो वो कहलाता है छींकना। अंतरावर्षुक पेशियां संकुचित होगी,
वायु दाब बढ़ जाएगा। इसके कारण विशेष प्रकार की ध्वनि के साथ वो बाहरी पदार्थ बाहर निकलेंगे और इन्हीं को हम कहते हैं कफिंग एंड स्नीजिंग, खांसना और छींकना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसके बाद देखो काली खांसी, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है। किसके कारण होता है? हीमोफिलस परट्यूसिस के कारण होता है, बच्चों में विशेष रूप से होता है। और रात्रि के समय यदि किसी को काली खांसी हो रही है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, या वो बच्चा कंटिन्यू खांसता रहेगा, खांसी ये वाली रुकती नहीं है। इसके बाद अगला निमोनिया, हमने चर्चा करी है। पूरे श्वसन मार्ग में क्या होता है, म्यूकस ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसके कारण श्वसन सतह नम बनी रहती है, लेकिन बैक्टीरिया या वायरस या कभी दोनों का एक साथ अटैक हो जाता है। फिलहाल हम निमोनिया की बात कर रहे हैं, तो डिप्लोकोकस निमोनी, इस बैक्टीरिया के अटैक के कारण क्या होता है, पूरा श्वसन मार्ग म्यूकस से भर जाता है। सबको मालूम ही है, सभी को सर्दी जुकाम हुआ है। सर्दी जुकाम होने पर जो सफ़ेद पदार्थ निकलता है वो पूरे मार्ग में भर गया, तो सोचो सभी को होती है, हमको सांस लेने में कितनी तकलीफ होती है। तो बस यही है कि यदि वो बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो ऑक्सीजन क्या होगी, पहुँचेगी ही नहीं, और ऑक्सीजन नहीं पहुँची तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी। तो हमारे देश में ज़्यादातर बच्चों की जो मृत्यु है वो किस कारण होती है, निमोनिया के कारण। हम तो बड़े हैं, तेज सांस ले लेंगे, छोड़ लेंगे। अब बच्चे को थोड़ी मालूम कि तेज सांस लेना है कि छोड़ना है, वो तो जानता ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मृत्यु, इसीलिए बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम से कितना बचा के रखते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला आया तपेदिक, ये किसके कारण होता है, रेशेदार ऊतक। अरे रेशेदार ऊतक तो मैंने लिखा है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये क्षय। अब सोचो हमारा जो फेफड़े के एल्वियोलाई है, ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स है, नलीनुमा है। अब आप सोचो जैसे कुएं से जो पानी खींचते हैं वो रस्सी कैसी एक जैसी रहती है, अब उसको अपन बिल्कुल एक एक रेशा अलग कर दें तो वो किसी काम की है क्या, नहीं है। तो वही हो रहा है कि उस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के संक्रमण के कारण जो श्वसन मार्ग है अंदर, ब्रोंकियोल्स है, वायुकुपिका है, कैसी हो जाती है, रेशेदार धागेनुमा हो जाती है। तो उनका तो आकार ही खत्म हो गया, तो वो ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे क्या, इकट्ठी नहीं होगी तो वो अंदर जाएगी कैसे। तो ये रोग कहलाता है तपेदिक, और इसमें ऊतक रेशेदार हो जाते हैं और एल्वियोलाई लगभग क्या होते हैं, काम नहीं करते हैं। इसके बाद अगला देखो क्या लिखा मैंने, माउंटेन सिकनेस क्या होता है। कभी गए हो पहाड़ों पे, जाओगे तो महसूस करोगे माउंटेन सिकनेस। यात्रा करने जाओगे पहाड़ों पे, चार धाम उत्तराखंड की, या कभी दूसरे पहाड़ों पर भी जाओगे, तो जितने भी जने हो आप, 37 हो, 37 में मात्र 2 या 3 ठीक ठाक रहेंगे, और 2-3 को भी एक आध बार तो आएगा ही सही, चक्कर, जी घबराना, वॉमिट पर कोई कंट्रोल कर लेगा, और ज़्यादातर लोगों की क्या होगी, घबरा जाएंगे कि ये कहाँ आ गए हम, इससे तो वहीं अच्छे थे। या कई लोग तो आधी यात्रा छोड़कर वापस आ जाते हैं क्योंकि तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट पर हम जाते हैं, वायु तो है लेकिन वायु में ऑक्सीजन का घनत्व, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो व्यक्ति को क्या होगी, जी घबराएगा, उल्टी आएगी, चक्कर, मतलब कुल मिलाकर बहुत हालत ख़राब हो जाती है। फिर हम मेडिसिन लेते हैं, वो 2-4 दिन वहीं रहते हैं ऐसे ही तबीयत खराब में, तो फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन 1-2 दिन तो आपको ज़बरदस्त माउंटेन सिकनेस होगा। हम खुद भी गए थे, तो 3 दिन बाद तो हो गया था कि वापस चलो, पर वो फिर अपने आप क्या होता है, दशा अनुकूलन प्रभाव होता है,
सभी जीवों में क्षमता पाई जाती है अनुकूलन की, कि कुछ समय तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है, उसके बाद हमारा शरीर वहाँ के अनुसार ढल जाता है। तो ये कहलाता है माउंटेन सिकनेस। ठीक, कई कई लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती है, कुछ सहन कर जाते हैं हाँ। और कुछ दवाई गोली से काम चलाते हैं। फिर अगला आया क्या, एम्फाइसेमा। जो धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, आपने देखा होगा वो लोग कंटिन्यू खांसते रहते हैं और उनको कफ की प्रॉब्लम रहती है। तो इसके कारण तो उनमें म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाता है। दूसरा, जो पूरा हमारा श्वसन मार्ग की आंतरिक सतह पर धुएं का लेयर जमा हो जाता है। अब धुआं जम गया, उनको आप देखना सांस लेने में भी तकलीफ होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम भी रहती है, क्योंकि क्या होगा, श्वसन सतह नम होना चाहिए, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होना चाहिए, लेकिन उनने तो क्या जमा दिया वहाँ पर, सिगरेट बीड़ी पी कर धुएं का लेयर जमा हो गया। तो लेयर जमा होने के कारण ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रह पाती। तो ये क्या कहलाता है, एम्फाइसेमा। फिर अगला लिखा हमने डिप्थीरिया, ये भी बच्चों में होता है और कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण ये रोग होता है। इनके तो आप वही याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है किसके कारण हो रहा है, जैसे डिप्थीरिया, निमोनिया, टपेडिक, ये किनके कारण हो रहा है। ठीक, इसके बाद लिखा हमने अगला क्या है, फेरिंजाइटिस या ये टॉन्सिलाइटिस या कॉमन कोल्ड से भी संबंधित है। आपने देखा होगा जब हमको सर्दी जुकाम होता है हल्का सा, तो हमारा गला दर्द करता है। जिनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है उनको तो स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन सभी में नहीं होता है, किसी किसी में होता है। ठीक, तो इस सामान्य सर्दी जुकाम के कारण गले में खराश आना, सूजन आना, हल्का कफ आना, ये क्या कहलाता है, फेरिंजाइटिस। ये तो हुआ श्वसन संबंधी बीमारियां। इसके अलावा भी कुछ बीमारियां और देखी गई है जो श्वसन से रिलेटेड होती है। जैसे पहली दी हुई है यहाँ पर क्या, अस्थमा। अस्थमा एलर्जी के कारण होती है, किसी को धूल के कण से होती है, किसी को पराग कणों से, किसी को खुशबू से, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग कारणों से होती है। तो वो खांसने छींकने लगेगा, जो भी दिक्कत होगी तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि इसको एलर्जी हुई है। तो इस तरीके से कंटिन्यू खांसना छींकना ये, और ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। तो यही क्या कहलाता है यहाँ पर, अस्थमा। आपके तो सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये ऐसा श्वसन रोग है जो पुष्प के पराग कण, धूल के कण और विभिन्न भोज्य पदार्थों की एलर्जी के कारण होता है। खांसना छींकना तो उसके क्या है, प्रतिवर्ती प्रभाव है कि मालूम पड़ जाए कि आपको क्या हुई है, एलर्जी हुई है। फिर इसके बाद अगला दिया है इन्होंने एस्बेस्टोसिस। अब जो व्यक्ति चूना भट्टी, पावर स्टेशन या ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ धूल के कण, धातुओं के कण, रुई के कण ऐसे निकलते हैं, तो श्वसन मार्ग में पहुँचेंगे, क्योंकि सांस तो हम कंटिन्यू ले ही रहे हैं। तो जो रोग होगा वो क्या कहलाएगा, एस्बेस्टोसिस। फिर इसके बाद अगला दिया है आपके सिलिकोसिस। अब इस रोग में क्या होगा, जो काम करेंगे, धूल के कण जा रहे हैं, सिलिकॉन के कण जा रहे हैं, तो वो फेफड़ों में क्या होंगे, जमा होने लगेंगे। तो जो रोग होगा वही क्या होगा, सिलिकोसिस। अब ये जो स्लेट पेंसिल के कारखाने में काम करने वाले इन व्यक्तियों, अपने मंदसौर जिले में तो ये बहुत प्रॉब्लम है, अब तो और कम हो गया, नहीं तो ज़्यादातर लोगों को जो वहाँ काम करते हैं स्लेट पेंसिल के कारखानों में, उनमें ये बीमारी देखी गई है। फेफड़ों में धूल ही धूल जमा हो जाएगी, तो बेचारी ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, जाएगी क्या, नहीं। इसी तरह अगला है ब्लैक लंग। कोयले की खदानों में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उनके अंदर भी क्या होगा, वो काली डस्ट जाएगी और फेफड़ों के अंदर जमा हो जाएगी, तो जो दिक्कत आएगी वही क्या कहलाता है, ब्लैक लंग डिसीज। कोई प्रॉब्लम, ये है श्वसन संबंधी कुछ विशेष जानकारी
और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है।